हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें आपके विश्व भारती एग्ज़ाम में 30 प्रश्न आने को हैं। इसमें आपके करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे, बाकी आपके इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, साइंस, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मैंने स्टैटिक पोर्शन के कुछ ऐसे टॉपिक लिए हैं जिससे कि प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो यदि आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए इसको देख सकते हैं। आपका इससे रिवीजन ही होगा। आप लोग जहाँ से भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसे कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सिर्फ नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं उसको रिवीजन डेली बेसिस पे करना चाहिए। आइए हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के भी आपके नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके लिए भी आप इसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक एग्ज़ाम की, जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दी जाएगी, आप वहाँ से जाके चाहें तो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले बात करेंगे जनगणना। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनगणना से प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला देखिए, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। 1872 में हुई थी। उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी। अगले प्रश्न को देखिए, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? नियमित मतलब कंटिन्यू शुरू हो गया था। कब हुआ था? तो 1881 में, 1881 में हुआ था। उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ठीक है, जब शुरू हुआ था तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन नियमित कब हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इसको याद रखेंगे। अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है, जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं या किस वर्ष को कहते हैं? तो 1921 को कहते हैं, 1921 को कहेंगे। नेक्स्ट है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1951 है, 1951। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद बताइए। तो 246 246 अनुच्छेद जो है जनगणना से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना विषय है, किस सूची का विषय है? तो जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपने पढ़ी होंगी। फिलहाल हम यहाँ सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको हम आगे नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं, जनगणना की अवधि जो है कब होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। आपको पता होगा कि 2011 की जनगणना हम पढ़ रहे हैं। अब तक जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से लेट हुआ है, तो अभी नई जनगणना नहीं आई है। जब तक हमें इसी को पढ़ना है। आगे देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी, जननांकिकी जिसे कहेंगे। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? तो देश की यह 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से अगर काउंट करें तो 7वें नंबर का था 2011 की जनगणना, और 15वां था जब से शुरू हुआ है तब से। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? जब भी जनगणना होती है तो एक आदर्श वाक्य होता है। तो 2011 की जब जनगणना की गई तो उस समय जो आदर्श वाक्य था वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल कितने प्रश्न थे? तो उसमें 29 प्रश्न थे। जो अभी हमारे जनगणना आएगी नई, तो उसमें लगभग हमारे 31 प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट है, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो W पांडेन थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो RA गोपाला स्वामी थे। इनका ईयर अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन नाम याद रखेंगे। आगे देखेंगे, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप सभी लोग दिवस से भी रिलेटेड चीज़ों को देख लेंगे। दिवस और थीम्स जो होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो पूछे जाते हैं। आगे देखिए, कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? तो देखिए, आप 121 करोड़ कह सकते हैं। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? तो 17.5%। मतलब भारत
पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग यहाँ पर रहते हैं, जनसंख्या है भारत की। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो देखिए, आपको ये आंकड़े याद ना हो तो भी चलेगा, परसेंटेज में प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। जैसे लिखा है ना कि 62 करोड़ लगभग है आपके पुरुष जनसंख्या, लेकिन प्रतिशत की बात करें तो 51.47, मतलब 51.47% पुरुष जनसंख्या है, जबकि महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 48.53 जो है महिला जनसंख्या है। नेक्स्ट है दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 17.7% व 1.64% है। कुल साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की कुल साक्षरता दर की बात करें तो 73% साक्षरता दर है। कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 80.9% पुरुष जो है साक्षर है, जबकि महिला साक्षरता की दर की बात करें तो 64.6% ही महिलाएं जो हैं साक्षर हैं। लिंगानुपात की बात करी जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं तो 1000 पुरुषों पे 943 जो है 943 महिलाएं हैं। आगे देखेंगे शिशु लिंगानुपात की काउंटिंग होती है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में, तो 919 है। जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो केरल का है 1000 जो है आपका 84। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो हरियाणा का है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ का है, तो पुदुचेरी का है। ये आंकड़े आपको बदले हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले टाइम में, फिलहाल अभी आपको यही याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो आपको यही सही करना है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ का है, दमन व दीव का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो बिहार की है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूनतम कितना है घनत्व यहाँ का, तो 17 है। इस घनत्व का मतलब अगर आप ना समझ रहे हो तो समझिए, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, मतलब आप देखिए कि इतने 17 लोगों पर ये दिया हुआ है घनत्व जो दिया है, मतलब इसका कहना है कि कितने मतलब दूरी पर कितने लोग रह रहे हैं जनसंख्या के रूप में, वो दिया है घनत्व। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली का है। नेक्स्ट है न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व वाला कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, तो सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो वो नागालैंड की घटी है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, 94% लोग वहाँ के साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, तो बिहार के 61.8% लोग ही वहाँ साक्षर हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की, तो बिहार की है। तो बिहार पूरे साक्षरता में भी पीछे है और महिलाओं के में भी पीछे है। साक्षरता के मामले में 51.5% ही महिलाएं साक्षर हैं बिहार में। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है, तो लक्षद्वीप की है। न्यूनतम जो है केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है, तो दादर नगर एवं हवेली की है। अधिक जनसंख्या वाला जो जिला कौन सा है, तो ठाणे है। तो अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या वाला जिला जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। आपको इमेज थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है, तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है 78%, याद रखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन होता है 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन जो है अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, तो बहिर्मंडल होती है। नेक्स्ट है आपका क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर घटता है, तो जो है 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, फिर उसके बाद 6.4 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पर।
मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। आपने चीज़ें पढ़ी होंगी मंडल के बारे में, जैसे आपका पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल होता है, वही चीज़ें दी गई हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं? तो मध्य मंडल में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पूछी जाती हैं। वायुयान उड़ते हैं कहाँ? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CFC और CH4 और NO2। नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। ध्यान रखेंगे आर्द्रता की जब बात आती है हाइग्रोमीटर होता है, न कि हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो 71% पर, 71% पर जो है जल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो 0 से 4% है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में होती है अधिकतम वर्षा। पछुआ हवाओं के कारण होता है चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा किसके कारण होती है? तो पछुआ हवाओं के कारण होती है। न्यूनतम वर्षा होती है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट है पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालिसा। गरजता चालिसा किसे कहते हैं? तो पछुआ पवनों को गरजता चालिसा कहते हैं। फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से संबंधित है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो 4000 मीटर होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहाँ होता है? तो समुद्र जल में जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता होती है वान झील की, जो कि तुर्की में है। 330% लवणता होती है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना होता है? 2.5%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट क्या है? ये सभी आग्नेय चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है सैल, चूना पत्थर और कंग्लोमरेट और कोयला क्या है ये? तो ये सभी अवसादी चट्टानें हैं जो कि सेंडिमेट्री रॉक कहे जाते हैं। नाइस, स्लेट और संगमरमर क्या है? तो ये रूपांतरित हैं या इसे कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला देखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है तो कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। O3 होता है इसका साइन, अगर दिया रहे तो जान जाएंगे, आगे देखेंगे। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी? CFC है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में आता है। जून के लगभग प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून में आ जाता है। जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में के तट पर वर्षा होती है। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला देखेंगे हम पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्नों को। आप इसे रिवीजन करिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे। ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आइए देखते हैं। पहला देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1954 से भारत रत्न प्रदान किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए? तो इंदिरा गांधी थी। ईयर याद रखिएगा 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार प्रदान किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, 1990 में दिया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, पाकिस्तान, और 1987 में इन्हें मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय थी। 1997 में इन्हें मिला था। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से संबंधित है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के
राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। कब से मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 1958 से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हैं। 1958 में शुरू दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था किरण बेदी। 1994 में इन्हें दिया गया था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, 1973 में हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है तो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल करता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। से सम्मानित प्रथम जो भारतीय महिला थी उनका नाम क्या था? डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर जी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने की थी। अगला देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। 1965 में दिया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। 1976 में दिया गया था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को जो है चितंबरा हेतु दिया गया था। चितंबरा इनके द्वारा ही लिखा गया है, जिसके लिए इनको पहले दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1968 में दिया गया था। कलिंग पुरस्कार, जो कलिंग पुरस्कार है संस्थापक इसके थे बीजू पटनायक। किसमें दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा 1952 से दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951। दोनों डेट याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स की अगर बात करें तो 1952 और जो है मिस वर्ल्ड की बात करें तो 1951 से शुरुआत हुई थी। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला बताइए? तो मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया थी। 1966 में मिला था। जबकि मिस यूनिवर्स सबसे पहले सुष्मिता सेन थी, जो कि 1994 में बनी थी। तानसेन सम्मान क्या है? तो तानसेन सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। इसका प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 1980 से दिया जाता है। पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त हैं और 1958 में इन्हें दिया गया था। व्यास सम्मान की शुरुआत 1951 में हुई थी। प्रदानकर्ता जो है के बिरला फाउंडेशन है। से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राम विलास शर्मा जी को व्यास सम्मान सबसे पहले दिया गया था। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? पूछा जाता है। ध्यान देंगे, लंबाई पहले है, चौड़ाई बाद में है। तो 3:2 या 3 संबंधित 2 बोल सकते हैं। अगला है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा इसमें कितनी है? 24 तीलियां होती हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हों, तो अच्छी बात है, इसे एक बार सुनिए तो आपके रिवीजन बेहतर होंगे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता जो है पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये डेट याद रखेंगे। जो ध्वज का प्रारूप था संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब दी गई? 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई थी। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत तथा अंतिम माह क्या होता है? फाल्गुन। ठीक है, हिंदी महीने से पहला चैत और लास्ट वाला जो होता है फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित स्तंभ से अंकित किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, उस समय अध्यक्ष कौन थे तो विशन नारायण दत्त जी थे, गाया गया था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। सबसे पहले 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से शीर्षक था। बाद में 1919 में इसको इंग्लिश में चेंज किया गया, अनुवाद किया गया, जिसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था। आपने देखा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1982 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प आपको पता ही होगा, कमल होगा। इसके जो दिए गए हैं नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, ये इसका साइंटिफिक नेम दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, पावोक्रिस्टेटस नाम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो डॉल्फिन है। ठीक है, अगला देखेंगे कला एवं संस्कृति। आपके जनरल अवेयरनेस में दिया गया है कि आपको आर्ट एंड कल्चर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हम यहाँ जो देख रहे हैं ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। अगला है भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं। कौन कौन से घराने? पहला तंजौर है, तो दूसरा है कांचीपुरम और तीसरा है पंडनलूर। नेक्स्ट है ईश्वर कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। प्रमुख कलाकारों में से भरतनाट्यम के कौन कौन है? कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला है कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का है, जबकि कथक उत्तर भारत का है। अगला देखेंगे कथकली की गीतों की भाषा क्या होती है तो मलयालम होती है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। अगला देखिए कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखेंगे वलत्तर नारायण मेमन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। कभी कभी कलाकारों के नाम दे के पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे देखिए ओडिसी उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। पूछा जा सकता है कि आराधना का नृत्य कौन सा है तो ओडिसी नृत्य आराधना का नृत्य होता है। सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्रा तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। यक्षगान कहाँ का है तो यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। संबंध संतूर से है। अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नागर शैली
स्थापत्य शैली है। इसका प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है। मुक्तेश्वर मंदिर जो है उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, जो कि नागर शैली के उदाहरण हैं। नागर शैली के उदाहरण पूछा जाए कहाँ कहाँ है तो खजुराहो का बता सकते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर तथा लिंगराज मंदिर में जो है नागर शैली जो है दिखाई देती है। नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई थी। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आपने नागर शैली में पढ़ा कि कौन कौन सी मंदिर हैं, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो है द्रविड़ शैली में कौन कौन से हैं। तो कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं तो बेसर शैली कहते हैं। नेक्स्ट है कुक्कानूर और कालेश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर बेसर शैली का उदाहरण है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली के कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। कला की जो है गांधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का विकास। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। आप यहाँ पे भारत में शिक्षा का विकास को देख सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी तो 1968 में आई थी। जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति आई है उसे भी आपको पढ़ लेना है। वो उसकी वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वैसे आप अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो है लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। जो हंटर आयोग है और सैंडलर आयोग है, पूछा जाता है किससे संबंधित, शिक्षा के सुधार से संबंधित आयोग है। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में खोला गया था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, जिसकी आप पुस्तकें भी पढ़ते हैं, उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों डेट याद रखेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू है वो 1985 में और यूजीसी 1956 में, जबकि NCERT 1961 में हुई थी। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग द्वारा किया गया था। अब आपको पता है ये चीज़ें बदल गई हैं। आगे देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है 1987 से 88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। जितने कैंडिडेट विश्व भारतीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई परीक्षाएं देने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था तो 1902 में हुआ था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 से 49 में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 1910 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें मिली इसको रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी चीज़ें आपको याद होंगी। एक बार सुन लेने से याद नहीं होंगी, 2-3 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएंगी। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके रिवीजन के पर्पज़ से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।